मुंबई की तपती हुई दोपहर में मरीन ड्राइव की लंबी सड़क आर्यन के लिए किसी तपती हुई भट्टी से कम नहीं थी। उसके पैरों के छाले अब फटने को थे, लेकिन दिल की उम्मीदें अभी भी कहीं न कहीं जिंदा थीं। हाथ में मुड़ा तुड़ा बायोडाटा पकड़े वह हर उस दफ्तर के चक्कर काट चुका था, जहां उसे अपनी डिग्री के दम पर नौकरी मिलने की थोड़ी भी आस थी। समंदर की लहरें शोर मचा रही थीं, लेकिन उसके पेट की भूख की गूंज उन लहरों से कहीं अधिक तेज और दर्दनाक महसूस हो रही थी। आर्यन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से अपने बूढ़े माता पिता के सपनों को आंखों में सजाकर इस माया नगरी में आया था। उसे लगा था कि उसकी मेहनत और कॉलेज का गोल्ड मेडल उसके लिए बंद दरवाजों को खोल देगा, लेकिन यहां की वास्तविकता कुछ और ही निकली। सिफारिश और पैसों की चमक के सामने उसकी ईमानदारी और काबिलियत धूल चाट रही थी। भूख के मारे उसकी आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगा था और उसे लगा कि शायद आज का दिन उसके संघर्ष का आखिरी दिन साबित होने वाला है। अचानक एक काली चमचमाती रोल्स रॉयस कार उसके ठीक सामने चरमराहट के साथ रुक गई। कार के बोनट से सफेद धुआं निकल रहा था और बीच सड़क पर वह लग्जरी गाड़ी अब एक बेकार लोहे के टुकड़े जैसी लग रही थी। कार का दरवाजा खुला और एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर निकली, जिसके चेहरे पर घबराहट और झुंझलाहट के साफा निशान थे। उसने रेशमी कपड़े पहने थे और उसकी आंखों में वह आत्मविश्वास था जो केवल असीमित धन दौलत से आता है। आर्यन ने अनचाहे ही अपनी नजरें उस अजनबी लड़की की ओर घुमा दी। ईशानी ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे मदद के लिए कोई नजर नहीं आया, सिवाय उस धूल से सने हुए लड़के के जो किनारे खड़ा था। उसने संकोच करते हुए आर्यन को पास बुलाया और अपनी गाड़ी की खराबी देखने को कहा। आर्यन, जिसे मशीनों की अच्छी समझ थी, बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ा और इंजन की जांच करने लगा। उसकी उंगलियां कुशलता से तारों और पाइपों के बीच घूमने लगीं। कुछ ही मिनटों में उसने उस छोटी सी खराबी को ठीक कर दिया और गाड़ी का इंजन फिर से जीवित होकर गूंजने लगा। ईशानी उसकी फुर्ती और सादगी देखकर दंग रह गई। उसने गौर किया कि लड़के के हाथ में एक फटी हुई फाइल है। उसने बिना किसी भूमिका के सीधे पूछा कि क्या उसे काम की तलाश है और क्या वह उसके साथ चलने की हिम्मत रखता है। आर्यन के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि उसकी जेब खाली थी और उम्मीदें खत्म हो रही थीं। उसने लड़की की आंखों में गहराई से देखा, जहां उसे कोई छल नहीं बल्कि एक अजीब सी पुकार सुनाई दी। उसने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठते ही आर्यन को एक अलग ही दुनिया का एहसास हुआ, जहां हवा ठंडी थी और बाहर का शोर बिल्कुल गायब था। ईशानी चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी, जैसे वह अपनी ही उलझनों में खोई हुई हो। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि एक करोड़पति लड़की उसे अपने साथ कहां ले जा रही है और उसके इरादे क्या हैं। उसने अपने मैल से भरे कपड़ों को देखा और फिर उस मखमली सीट को। उसे अपनी गरीबी पर एक बार फिर से बहुत गहरा दुख और शर्म महसूस हुई। मकान की भव्यता देख आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह किसी महल से कम नहीं था, जहां पहरेदार तैनात थे। ईशानी ने उसे अंदर आने का इशारा किया और एक बड़े से हॉल में बिठाया, जहां चारों ओर कीमती पेंटिंग्स और झाड़ फानूस लटके हुए थे। उसने एक नौकर को आदेश दिया कि आर्यन के लिए खाना और साफ कपड़े लाए जाएं, जिससे आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ घंटों पहले वह मौत के बारे में सोच रहा था और अब यहां राजाओं की तरह उसका स्वागत हो रहा था। भोजन करने के बाद जब आर्यन थोड़ा सहज हुआ, तो ईशानी ने उसके सामने अपनी शर्तों का पिटारा खोलना शुरू किया। उसने बताया कि वह अपने परिवार के भीतर चल रही साजिशों से थक चुकी है और उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो वफादार हो। वह चाहती थी कि आर्यन उसका निजी सहायक बनकर रहे और हर उस जगह उसके साथ जाए जहां उसे खतरा महसूस होता हो। बदले में उसने इतनी बड़ी रकम देने का वादा किया, जो आर्यन ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सपने में भी नहीं देखी थी। आर्यन के मन में द्वंद्व चल रहा था कि क्या उसे यह सौदा स्वीकार करना चाहिए
या अपनी सादगी को बचाए रखना चाहिए। उसने सोचा कि उसके बीमार पिता के इलाज के लिए यह पैसा कितना जरूरी है और कैसे उसकी बहन की शादी इसी धन से हो सकती है। अंततः उसने अपनी गरीबी और परिवार की मजबूरियों के आगे घुटने टेक दिए और ईशानी के उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। उसे पता था कि यह रास्ता कांटों से भरा हो सकता है, लेकिन उसके पास अब खोने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा था। अगले कुछ दिनों में आर्यन का पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया। उसे महंगे सूट पहनाए गए और उसे शहर के तौर तरीकों की ट्रेनिंग दी गई। ईशानी खुद उसे अपनी पसंद के हिसाब से तैयार करवा रही थी, जैसे वह उसे एक हथियार की तरह तराश रही हो। हालांकि आर्यन के चेहरे पर अब चमक थी, लेकिन उसकी रूह अभी भी अपने गांव की गलियों और उन संघर्षपूर्ण दिनों को याद कर रही थी। वह इस सोने के पिंजरे में खुद को सुरक्षित तो महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी आजादी अब किसी और की मुट्ठी में कैद हो गई थी। ईशानी के पिता, जो एक बहुत बड़े व्यवसायी थे, अक्सर घर से बाहर रहते थे और सारा कामकाज उनके भाई यानी ईशानी के चाचा देखते थे। आर्यन ने जल्द ही भांप लिया कि महल के अंदर का माहौल बहुत जहरीला है और हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगा है। उसे महसूस हुआ कि पैसा केवल खिलेंग एक दूसरे का करीब सुख सुविधाएं ही नहीं लाता, बल्कि अपने साथ नफरत और अकेलेपन का एक बहुत बड़ा समंदर भी लेकर आता है। उसने धीरे धीरे ईशानी के अकेलेपन को महसूस करना शुरू किया और उसके प्रति अपनी वफादारी को और मजबूत कर लिया। एक शाम जब बारिश बहुत तेज हो रही थी, ईशानी अपने कमरे की बालकनी में खड़ी होकर भीगते हुए शहर को देख रही थी। आर्यन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे और वह बहुत ज्यादा डरी हुई महसूस हो रही थी। उसने पहली बार आर्यन से अपनी मां के बारे में बात की और बताया कि कैसे उसकी मां की मौत एक रहस्य बनकर रह गई है। आर्यन ने बिना कुछ कहे केवल उसकी बातें सुनी, क्योंकि उसे पता था कि कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा सहारा बन जाती है और इंसान को सुकून दे देती है। चाय के प्याले से उठती भाप और बारिश की बूंदों के बीच, उन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा था, जो मालिक और नौकर से ऊपर था। आर्यन को एहसास हुआ कि ईशानी ने उसे केवल अपनी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपनी तन्हाई को बांटने के लिए चुना था। वह करोड़ों की मालकिन होकर भी एक ऐसे दोस्त के लिए तरस रही थी, जो उसे उसके पैसों के लिए नहीं, बल्कि उसके इंसान होने के नाते पसंद करे। आर्यन ने मन ही मन यह कसम खाई कि वह मरते दम तक इस भोली और दुखी लड़की का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अगले दिन शहर में एक बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी थी, जहां आर्यन को पहली बार ईशानी के साथ एक बॉडीगार्ड और दोस्त के रूप में जाना था। वहां का माहौल आर्यन के लिए बिल्कुल नया और डरावना था, जहां लोग केवल अपनी दौलत और रसूख का प्रदर्शन करने में व्यस्त थे। ईशानी ने उसका हाथ थाम रखा था, जिससे आर्यन को थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन उसे अपनी पुरानी फटी हुई फाइल याद आ रही थी। उसने महसूस किया कि यहां खड़े होने के लिए उसने अपनी आत्मा का एक हिस्सा शायद कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है और अब वह बदल रहा है। पार्टी में उसे कई ऐसी निगाहों का सामना करना पड़ा, जो उसे संदेह और नफरत से देख रही थीं। विशेषकर ईशानी के चाचा की नजरें बहुत चुभने वाली थीं। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि एक सड़क से उठाया हुआ लड़का उनकी भतीजी के इतने करीब कैसे आ गया है। आर्यन को समझ आ गया था कि उसकी नौकरी केवल कागजों पर नहीं है, बल्कि उसे अब एक बहुत बड़े युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। उसने शांत रहकर अपनी जिम्मेदारियों को समझा और अपनी आंखों में एक नई चमक लेकर ईशानी के पीछे सुरक्षा कवच बनकर खड़ा हो गया। रात के सन्नाटे में जब वे वापस घर लौट रहे थे, तो गाड़ी पर अचानक कुछ पत्थरों से हमला हुआ, जिससे शीशा चकनाचूर हो गया और ड्राइवर घबरा गया। आर्यन ने बिजली की फुर्ती दिखाई और ईशानी को नीचे झुकने को कहा। खुद उसकी सुरक्षा के लिए ढाल बनकर उसके ऊपर झुक गया। उसने ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने का निर्देश दिया और अपनी सूझबूझ से उन्हें उस खतरे वाले इलाके से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ईशानी की धड़कनें बहुत तेज थीं और उसने आर्यन के हाथ को इतनी जोर से पकड़ा था कि उसकी उंगलियों के निशान पड़ गए।
घर पहुंचकर ईशानी काफी समय तक कांपती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अपनों में से ही कौन उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है। आर्यन ने उसे सांत्वना दी और भरोसा दिलाया कि जब तक वह यहां है, कोई भी उसकी परछाई को भी नहीं छू पाएगा। उस रात आर्यन को पहली बार अपनी अहमियत का अंदाजा हुआ और उसे लगा कि शायद ईश्वर ने उसे इसी मकसद के लिए दर दर भटकने पर मजबूर किया था। उसकी गरीबी अब उसके लिए कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी, जिससे वह लड़ना सीख चुका था। सुबह की पहली किरण के साथ आर्यन ने तय किया कि वह अब केवल एक कर्मचारी बनकर नहीं रहेगा, बल्कि वह उन साजिशों की जड़ तक पहुंचकर ही दम लेगा। उसने चोरी छिपे महल के कर्मचारियों से बात करना शुरू किया और पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू किया, जिससे उसे कुछ चौंकाने वाले सुराग मिले। उसे पता चला कि कंपनी के खातों में बहुत बड़ी हेराफेरी की गई है और इसका सीधा संबंध ईशानी के चाचा के गुप्त बैंक खातों से जुड़ा हुआ है। यह जानकारी इतनी खतरनाक थी कि अगर किसी को पता चलता तो आर्यन की जान को खतरा हो सकता था। आर्यन ने इस जानकारी को अभी के लिए राज रखने का फैसला किया, क्योंकि वह सही समय का इंतजार करना चाहता था ताकि दुश्मन को एक ही बार में खत्म किया जा सके। उसने ईशानी को भी इस बारे में पूरी तरह नहीं बताया ताकि वह घबरा न जाए, लेकिन उसने अपनी सतर्कता को और भी अधिक बढ़ा दिया। वह अब हर साये पर नजर रखता था और ईशानी के खाने पीने से लेकर उसके बाहर जाने तक के हर रास्ते की पहले से ही जांच कर लिया करता था। उसका समर्पण देखकर ईशानी के मन में उसके लिए सम्मान और विश्वास की भावना और भी गहरी होती गई। ईशानी के पिता अचानक विदेश से वापस लौटे और उन्होंने घर के माहौल में आए इस बदलाव को तुरंत भांप लिया। उन्होंने आर्यन को अपने कमरे में बुलवाया। उनकी आंखों में एक अनुभवी शिकारी की चमक थी और उन्होंने आर्यन से सीधे शब्दों में पूछा कि वह उनकी बेटी की जिंदगी में क्या स्थान रखता है। आर्यन ने बिना डरे और पूरी ईमानदारी के साथ जवाब दिया कि वह केवल एक रक्षक है जो अपनी मालकिन की खुशियों के लिए अपनी जान देने को भी तैयार है। उसके जवाब की सच्चाई ने उस सख्त दिल पिता को भी कुछ पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। पिता ने आर्यन को एक और मौका देने का फैसला किया और उसे एक कठिन कार्य सौंपा, जिससे उसकी वफादारी की असली परीक्षा होनी थी। आर्यन जानता था कि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ हो सकता है, जहां से या तो वह फर्श से अर्श पर पहुंचेगा या फिर हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। उसने अपनी मां की तस्वीर को याद किया और ईश्वर से प्रार्थना की कि वह उसे सच के रास्ते पर चलने की शक्ति प्रदान करे। इस प्रकार आर्यन का वह सफर, जो भूख और अपमान से शुरू हुआ था, अब वीरता और प्रेम की एक नई दास्तान लिखने की ओर बढ़ चुका था। हस्ताक्षर करते ही आर्यन को महसूस हुआ कि उसने अपनी आजादी को एक सुनहरे पिंजरे के हवाले कर दिया है, लेकिन उसकी आंखों के सामने गांव में पड़ी बीमार मां का चेहरा घूम रहा था। अस्पताल के बिलों का बोझ और पिता की झुकी हुई कमर उसे इस समझौते के लिए मजबूर कर रही थी। ईशानी ने उसे एक नया कमरा और नए कपड़े दिए, जो उसकी पुरानी जिंदगी से बिल्कुल अलग थे। वह आईने में खुद को देख रहा था, पर उसे अपना चेहरा पराया सा लग रहा था, जैसे कोई मुखौटा पहन लिया हो और रूह गायब हो। महलनुमा घर की सीढ़ियों पर चलते हुए आर्यन की धड़कनें तेज थीं, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ की दीवारें भी बातें करती हैं और जासूसी करती हैं। ईशानी के चाचा दिग्विजय की तेज नजरें हर पल उसका पीछा कर रही थीं, जैसे वे उसके अतीत की गहराइयों को नाप लेना चाहते हों। दिग्विजय एक चालाक और लोभी व्यक्ति थे, जो कंपनी की सत्ता को हथियाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। आर्यन को समझ आ गया था कि उसकी असली चुनौती फाइलों को संभालना नहीं, बल्कि इस खतरनाक इंसान के वार से बचना और खुद को बचाना था। ईशानी ने आर्यन को अपने निजी अध्ययन कक्ष में बुलाया और उसे परिवार के काले सच से रूबरू कराया, जो बाहर की दुनिया के लिए एक रहस्य था। उसने बताया कि उसके पिता बीमार हैं और उनकी याददाश्त धीरे धीरे धुंधली हो रही है, जिसका फायदा उठाकर दिग्विजय सारी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। आर्यन को अब केवल एक रक्षक नहीं,
बल्कि एक विश्वसनीय साथी की भूमिका निभानी थी, जो ईशानी के हर फैसले में उसकी ढाल बन सके। आर्यन ने उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुना और उसकी आंखों में छिपे हुए गहरे डर को महसूस किया। अगले दिन से आर्यन की कड़ी ट्रेनिंग शुरू हो गई, जहां उसे व्यापार की बारीकियों और उच्च वर्ग के शिष्टाचार के बारे में विस्तार से सिखाया जाने लगा। उसे बताया गया कि उसे कैसे बात करनी है, कैसे चलना है और कैसे बड़े बड़े व्यापारियों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। आर्यन एक मेधावी छात्र था, इसलिए उसने इन सब चीजों को बहुत जल्दी अपना लिया। लेकिन उसके अंदर का गांव का लड़का अभी भी कहीं न कहीं घुट रहा था। उसे वैभव की इस चमक धमक में वह पुरानी सादगी और सुकून कहीं नजर नहीं आ रहा था। शाम के समय जब घर के बगीचे में सन्नाटा छा जाता था, आर्यन अकेले बैठकर अपनी मां की पुरानी चिट्ठियों को पढ़ा करता था, ताकि उसे अपनी जड़ों की याद रहे। वह जानता था कि अगर उसने अपनी सच्चाई खो दी तो वह इस मायावी दुनिया का हिस्सा बनकर रह जाएगा और फिर कभी वापस नहीं लौट पाएगा। ईशानी अक्सर उसे दूर से देखा करती थी और उसे आश्चर्य होता था कि कैसे एक इंसान इतने कम में भी इतना संतुष्ट रह सकता है। उसने आर्यन की सादगी से बहुत कुछ सीखने का मन संकल्प कर लिया था। एक दिन दिग्विजय ने आर्यन को अपने कमरे में बुलाकर उसे भारी भरकम रिश्वत की पेशकश की, ताकि वह ईशानी की जासूसी कर सके और उसे खबरें दे। आर्यन ने उस नोटों की गड्डी को देखा और फिर दिग्विजय की आंखों में झांका, जहां उसे केवल घमंड और भ्रष्टाचार दिखाई दिया। उसने बड़ी विनम्रता लेकिन दृढ़ता के साथ उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि उसकी वफादारी बिकाऊ नहीं है और वह केवल सच का साथ देगा। इस घटना ने दिग्विजय के मन में आर्यन के प्रति नफरत की आग को और भी तेज कर दिया था। ईशानी को जब इस बात का पता चला तो उसकी आंखों में आर्यन के लिए सम्मान की एक नई लहर दौड़ गई, जो पहले कभी नहीं थी। उसने महसूस किया कि उसने सही इंसान को चुना है, जो केवल पैसों के लिए उसके साथ नहीं है, बल्कि उसके चरित्र में ईमानदारी का वास है। उन दोनों के बीच एक अनकहा विश्वास पैदा होने लगा था, जिसने उस महल की ठंडी दीवारों के बीच गर्माहट भर दी थी। आर्यन अब केवल एक कर्मचारी नहीं था, बल्कि ईशानी के लिए एक मार्गदर्शक और सच्चा मित्र भी बनता जा रहा था। कंपनी की अगली बोर्ड मीटिंग में आर्यन को ईशानी के साथ जाना था, जहां दिग्विजय ने उसके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचने की तैयारी कर रखी थी। आर्यन ने अपनी बुद्धिमानी से उन सभी तकनीकी खामियों को पकड़ लिया जो दिग्विजय ने दस्तावेजों में छिपाई थीं, ताकि कंपनी को नुकसान पहुंचाया जा सके। मीटिंग के दौरान जब उसने उन तथ्यों को सबके सामने रखा तो दिग्विजय का चेहरा सफेद पड़ गया और अन्य सदस्यों ने आर्यन की काबिलियत की सराहना की। यह आर्यन की पहली बड़ी जीत थी, जिसने उसकी स्थिति को और मजबूत कर दिया। रात को वापस लौटते समय ईशानी बहुत खुश थी और उसने आर्यन का शुक्रिया अदा किया। लेकिन आर्यन के चेहरे पर अभी भी चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसे पता था कि जख्मी शेर और भी ज्यादा खतरनाक होता है और दिग्विजय अब शांत नहीं बैठने वाले थे। वे और बड़े हमले करेंगे। उसने ईशानी को आगाह किया कि वे अपनी सतर्कता कम न करें, क्योंकि असली युद्ध तो अभी शुरू हुआ है और दुश्मन करीब है। ईशानी ने उसका हाथ धीरे से दबाया और कहा कि उसे अब आर्यन पर पूरा भरोसा है। दिन बीतते गए और आर्यन ने खुद को पूरी तरह से ईशानी की सुरक्षा और उसके पिता के इलाज की निगरानी में समर्पित कर दिया, ताकि कोई चूक न हो। उसने गुप्त रूप से एक विश्वसनीय डॉक्टर का इंतजाम किया, जो दिग्विजय के प्रभाव से बाहर था, ताकि पिता की सेहत में सुधार हो सके। धीरे धीरे ईशानी के पिता की हालत स्थिर होने लगी और उन्होंने भी आर्यन को पसंद करना शुरू कर दिया, जो एक शुभ संकेत था। महल का माहौल अब धीरे धीरे बदलने लगा था और सकारात्मकता की किरणें फिर से दिखाई देने लगी थीं। एक दोपहर जब आर्यन पुस्तकालय में किताबें व्यवस्थित कर रहा था, उसे एक पुरानी डायरी मिली जो ईशानी की स्वर्गीय मां की थी और धूल से सनी थी। उसने कौतूहलवश उसे खोला और उसमें कुछ ऐसे पन्ने मिले जो परिवार के पुराने राज और दिग्विजय के पिछले अपराधों की ओर इशारा कर रहे थे। आर्यन को समझ आ गया
कि यह डायरी उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है अगर इसका सही समय पर उपयोग किया जाए। उसने उस डायरी को सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया ताकि वह गलत हाथों में कभी न पड़ सके। इस बीच गांव से आर्यन के पिता का फोन आया कि मां की हालत फिर से बिगड़ गई है और उन्हें तुरंत बड़े शहर के अस्पताल ले जाना होगा। आर्यन विचलित हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी ड्यूटी निभाए या अपनी बीमार मां के पास तुरंत वापस लौट जाए। ईशानी ने उसकी परेशानी को भांप लिया और बिना देर किए अपने निजी एम्बुलेंस और बेहतरीन डॉक्टरों की टीम को आर्यन के गांव भेजने का तुरंत आदेश दिया। आर्यन की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए और उसने खुद को और भी बड़ी महसूस किया। ईशानी के इस दयालु व्यवहार ने आर्यन के दिल में उसके लिए प्यार का एक छोटा सा बीज बो दिया था जिसे वह खुद से भी छिपाना चाहता था। वह जानता था कि उनके बीच की सामाजिक और आर्थिक खाई इतनी गहरी है कि उसे पार करना नामुमकिन है और यह केवल दुख देगा। उसने अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश की और खुद को काम में इतना व्यस्त कर लिया कि उसे सोचने का समय ही ना मिले। लेकिन दिल की आवाज को दबाना इतना आसान नहीं था, खासकर जब सामने वाला इंसान इतना नेक हो। दिग्विजय ने अब आर्यन के अतीत की छानबीन शुरू कर दी थी और उसने गांव के कुछ गुंडों को आर्यन के परिवार को डराने धमकाने के लिए भेजा था। आर्यन को जब यह खबर मिली तो उसका खून खौल उठा और उसने पहली बार अपना रौद्र रूप दिखाया जो अब तक शांत और सौम्य था। उसने ईशानी को बताए बिना अपनी सुरक्षा टीम के साथ गांव का रुख किया और उन गुंडों को ऐसा सबक सिखाया कि वे दोबारा वहां नहीं दिखे। उसने दिग्विजय को एक सीधा संदेश भेज दिया कि उसके परिवार पर आंच भी न आए। वापस आने पर ईशानी ने उसे डांटा कि उसने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली और उसे अकेले क्यों नहीं बताया। उसकी आवाज में फिक्र साफ थी। आर्यन ने शांत भाव से कहा कि कुछ लड़ाइयां इंसान को खुद लड़नी पड़ती हैं और वह अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उन दोनों के बीच एक तीखी बहस हुई, लेकिन अंत में वे दोनों समझ गए कि वे एक दूसरे के बिना अब अधूरे हैं। वह रात उन दोनों के लिए बहुत भारी थी क्योंकि भावनाओं का सैलाब बांध तोड़ने पर उतारू था। अगली सुबह आर्यन ने तय किया कि अब वह बचाव की मुद्रा छोड़कर सीधा हमला करेगा और दिग्विजय के काले कारनामों का पर्दाफाश करके ही चैन की सांस लेगा। उसने अपनी जासूसी के नेटवर्क को और फैलाया और उन लोगों को ढूंढा जिन्हें दिग्विजय ने अतीत में धोखा दिया था और उन्हें बर्बाद किया था। उसे एक एक करके ऐसे गवाह मिलने लगे जो अदालत में गवाही देने को तैयार थे, बशर्ते उन्हें सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया जाए। आर्यन ने उन सभी को गुप्त ठिकानों पर पहुंचाया और उनके बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की। जैसे जैसे सबूत इकट्ठा हो रहे थे, आर्यन को एहसास हुआ कि दिग्विजय अकेले नहीं थे, बल्कि उनके पीछे शहर के कुछ बहुत प्रभावशाली और भ्रष्ट राजनेताओं का हाथ था। यह मामला अब केवल पारिवारिक झगड़े का नहीं रह गया था, बल्कि एक बहुत बड़े माफिया सिंडिकेट के खिलाफ जंग बन चुका था जो जानलेवा था। आर्यन ने अपनी वसीयत लिखी और उसे एक वकील को सौंप दिया, क्योंकि वह जानता था कि इस खेल में उसकी जान कभी भी जा सकती थी। उसने ईशानी को सुरक्षित रखने के लिए एक अलग प्लान बनाया जो गुप्त था। ईशानी को जब इस खतरे की गंभीरता का अंदाजा हुआ तो उसने आर्यन को इस सब से पीछे हटने को कहा, क्योंकि वह उसे खोना नहीं चाहती थी। लेकिन आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा कि जिस दिन उसने उसका हाथ थामा था उसी दिन उसने अपनी जिंदगी उसे समर्पित कर दी थी और पीछे नहीं हटेगा। उसने ईशानी को यकीन दिलाया कि सत्य की हमेशा जीत होती है और वे इस अंधेरे से बाहर जरूर निकलेंगे, चाहे रास्ता कितना ही कठिन हो। उन दोनों ने मिलकर भगवान कृष्ण के सामने प्रार्थना की और शक्ति मांगी ताकि वे सफल हो सके। महीने के अंत में एक बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया गया था, जहां दिग्विजय को एक प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा जाना था और सारा शहर वहां मौजूद था। आर्यन ने इसी मौके को अपना हथियार बनाने का फैसला किया और वह पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचा, जहां मीडिया के कैमरे हर तरफ थे। उसके पास दिग्विजय के खिलाफ वे सभी वीडियो और ऑडियो क्लिप्स थे
जो उनके अपराधों को साबित करने के लिए काफी थे और निर्णायक थे। वह भीड़ में गुमनाम होकर सही समय का इंतजार कर रहा था ताकि धमाका बड़ा हो। जब दिग्विजय मंच पर भाषण देने के लिए उठे तो अचानक पीछे की बड़ी स्क्रीन पर उनके गुनाहों की दास्तान चलने लगी, जिससे पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग दंग रह गए और दिग्विजय का चेहरा शर्म और डर से पीला पड़ गया। उन्हें समझ नहीं आया कि यह सब कैसे संभव हुआ। आर्यन दूर खड़ा शांत भाव से यह सब देख रहा था। उसे अपनी मेहनत और धैर्य का फल मिलता हुआ साफ नजर आ रहा था। पुलिस की टीम पहले से ही बाहर तैनात थी और उन्होंने मंच पर जाकर दिग्विजय को गिरफ्तार कर लिया। दिग्विजय को ले जाते समय उन्होंने आर्यन की ओर नफरत भरी नजरों से देखा, लेकिन आर्यन की आंखों में केवल शांति और कर्तव्य पूरा होने का संतोष था। ईशानी मंच के पास खड़ी होकर रो रही थी, लेकिन ये आंसू खुशी और राहत के थे, क्योंकि उसका परिवार अब उस साये से मुक्त हो चुका था। आर्यन उसके पास गया और उसे सहारा दिया। उसने महसूस किया कि उसका अनुबंध अब समाप्त हो गया है, लेकिन उसका रिश्ता नहीं। इस तरह आर्यन ने अपनी गरीबी के बावजूद अपनी नैतिकता की जीत दर्ज की और नया इतिहास लिखा। दिग्विजय की गिरफ्तारी के बाद महल जैसा वह विशाल घर अब पहले से कहीं अधिक शांत और डरावना लगने लगा था। हर तरफ पसरा हुआ सन्नाटा ईशानी के दिल की गहराई में छिपे अकेलेपन को और अधिक उभार रहा था। यद्यपि बाहरी दुश्मन अब सलाखों के पीछे था, लेकिन उसके मन के भीतर का खालीपन अभी भी उसे कचोट रहा था। आर्यन ने महसूस किया कि केवल सुरक्षा प्रदान करना ही काफी नहीं है, बल्कि इस टूटी हुई आत्मा को फिर से मुस्कुराना सिखाना भी उसकी जिम्मेदारी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। आर्यन अब केवल एक अंगरक्षक नहीं रह गया था, बल्कि वह ईशानी के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका था, जिसे वह चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकती थी। उसने देखा कि वह घंटों खिड़की के पास बैठी रहती थी और उन परिंदों को निहारती थी जो आसमान में बिना किसी पाबंदी के उड़ रहे थे। करोड़ों की दौलत और आलीशान सुख सुविधाओं के बावजूद वह खुद को एक सुनहरे और ठंडे पिंजरे में कैद महसूस कर रही थी, जहां प्यार और अपनेपन की कोई जगह नहीं थी। आर्यन ने तय किया कि वह उसे इस घुटन से बाहर निकालेगा। एक सुबह जब सूरज की किरणें मखमली पर्दों को चीरकर अंदर आ रही थीं, आर्यन ने ईशानी के पास जाकर उसे बाहर चलने का प्रस्ताव दिया। उसने स्पष्ट किया कि वे आज किसी महंगी कार या सुरक्षा काफिले के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि एक आम इंसान की तरह शहर की सड़कों को करीब से महसूस करेंगे। ईशानी पहले तो झिझकी, क्योंकि उसने कभी भी बिना सुरक्षा के घर की दहलीज पार नहीं की थी, लेकिन आर्यन की आंखों में मौजूद भरोसे ने उसे हां कहने पर मजबूर कर दिया। उसने सादे कपड़े पहने और बाहर निकल गई। वे दोनों मुंबई की उन तंग गलियों में पहुंचे जहां जिंदगी अपने असली और कच्चे रूप में धड़कती थी और हर तरफ शोर शराबा था। ईशानी के लिए यह सब बिल्कुल नया और जादुई था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दुनिया इतनी रंगीन और जीवंत हो सकती है। लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों में व्यस्त थे और किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे कितने अमीर या गरीब हैं। आर्यन ने उसे फुटपाथ पर मिलने वाली गर्म चाय पिलाई, जिसकी खुशबू ने ईशानी के मन की सारी थकान को एक पल में मिटा दिया। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो ताजे फूल बेच रही थी और अपनी फटी हुई साड़ी के बावजूद मुस्कुरा रही थी। आर्यन ने कुछ गजरे खरीदे और ईशानी के हाथों में रख दिए, जिसकी भीनी भीनी खुशबू ने उसे अपनी स्वर्गीय मां की याद दिला दी। उसने महसूस किया कि असली खुशी महंगी परफ्यूम की बोतलों में नहीं, बल्कि इन साधारण और प्राकृतिक चीजों में बसी होती है, जो रूह को छू लेती हैं। आर्यन की सादगी और उसकी छोटी छोटी बातें ईशानी के दिल के बंद दरवाजों को धीरे धीरे लेकिन मजबूती से खोलने लगी थीं। दोपहर की धूप जब ढलने लगी तो वे चौपाटी के किनारे पहुंचे, जहां बच्चों का शोर और समंदर की लहरों का संगीत गूंज रहा था। उन्होंने रेत पर बैठकर भेलपूरी का स्वाद लिया और बिना किसी झिझक के ठहाके लगाए, जो ईशानी ने सालों से नहीं किया था। उसे लगा जैसे उसके ऊपर से कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया हो
और वह फिर से वही छोटी बच्ची बन गई हो। आर्यन उसे देख रहा था और उसे अपनी मेहनत सफल होती महसूस हो रही थी, क्योंकि वह उसे फिर से जीना सिखा रहा था। शाम के धुंधलके में जब आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से सराबोर था, ईशानी ने अपनी मां के बारे में बात करना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे उसकी मां उसे कहानियां सुनाती थीं और उसे हमेशा एक नेक इंसान बनने की प्रेरणा देती रहती थीं। उनकी मृत्यु के बाद उसका जीवन केवल व्यापारिक आंकड़ों और कृत्रिम रिश्तों के बीच सिमट कर रह गया था, जहां भावनाएं गौण थीं। आर्यन ने उसकी व्यथा सुनी और उसे यकीन दिलाया कि उसकी मां की शिक्षाएं हमेशा उसके साथ रहेंगी और उसे सही रास्ता दिखाएंगी। आर्यन ने उसे अपने गांव की उन रातों के बारे में बताया जहां बिजली नहीं होती थी, लेकिन आसमान के सितारे इतने साफ और करीब दिखते थे। उसने समझाया कि अभाव में भी इंसान कैसे खुश रह सकता है, अगर उसके पास एक साफ दिल और अपनों का साथ हो। ईशानी को एहसास हुआ कि उसने अब तक केवल भौतिक सुखों को ही सब कुछ माना था, जबकि असली खजाना तो मानसिक शांति है। वह आर्यन की बातों में खो गई और उसे लगा कि वह पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रही है जो पारदर्शी है। समंदर की ठंडी हवाएं अब उनके चेहरों को सहला रही थीं और चारों ओर एक जादुई शांति छा गई थी जो शब्दों से परे थी। ईशानी ने धीरे से अपना सिर आर्यन के कंधे पर टिका दिया। यह एक ऐसा क्षण था जहां कोई मालिक और नौकर नहीं था। उन दोनों की रूहें एक दूसरे से संवाद कर रही थीं और समय जैसे वहीं थम गया हो, केवल दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। आर्यन को भी अपनी भावनाओं पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने अपनी मर्यादा को याद रखा और स्थिर बना रहा। वापस घर लौटते समय ईशानी के चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो किसी भी हीरे जवाहरात से कहीं अधिक कीमती और दुर्लभ दिखाई दे रही थी। उसने आर्यन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज उसने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन जिया है, जो हमेशा यादगार रहेगा। आर्यन ने केवल मुस्कुराकर अपना सिर झुका लिया। उसे खुशी थी कि वह उसे इस कांच के पिंजरे से बाहर निकाल पाया। हालांकि उसे पता था कि यह शांति अस्थायी हो सकती है, क्योंकि बाहरी दुनिया अभी भी उनके खिलाफ साजिशें रच रही थी। घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि ईशानी के पिता ड्राइंग रूम में बैठे थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गहरी जिज्ञासा थी। उन्होंने उन दोनों को एक साथ खुश देखकर राहत की सांस ली, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी अब सुरक्षित हाथों में है। लेकिन उन्हें यह भी डर था कि समाज इस गैर बराबरी वाले रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा और इसे कलंक मानेगा। उन्होंने आर्यन को अकेले में बुलाकर अपनी चिंताओं के बारे में बात की और उसे आने वाले तूफानों के प्रति सचेत रहने की सलाह दी। आर्यन ने उन्हें आश्वासन दिया कि उसका उद्देश्य केवल ईशानी की खुशी और सुरक्षा है। वह कभी भी उनके परिवार की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने देगा। उसके शब्दों में वह गहराई थी जो केवल एक सच्चे और अनुशासित इंसान में होती है, जिसने जीवन की कठिनाइयों को बहुत करीब से देखा हो। पिता ने उसकी पीठ थपथपाई और उसे अपना आशीर्वाद दिया, जो आर्यन के लिए किसी बड़े पदक या सम्मान से कम नहीं था। उसे लगा कि उसे इस परिवार में वह स्थान मिल गया है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। महल के भीतर की राजनीति अब शांत थी, लेकिन व्यापारिक गलियारों में ईशानी और आर्यन की नजदीकियों के चर्चे बहुत तेजी से फैलने लगे थे। प्रतिद्वंद्वी कंपनियां और जलन रखने वाले लोग इस मौके की तलाश में थे कि कैसे ईशानी की साख को धूल में मिलाया जा सके। आर्यन को इन सब अफवाहों की भनक लग चुकी थी और वह जानता था कि उसे बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। वह अपनी मर्यादाओं को कभी नहीं भूलना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि एक छोटी सी गलती सब कुछ तबाह कर देगी। रात के खाने के समय मेज पर एक भारी खामोशी थी, जिसे केवल बर्तनों की आवाज ही तोड़ रही थी और सब विचारमग्न थे। ईशानी ने महसूस किया कि आर्यन उससे थोड़ा कट रहा है और खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहा है, जो उसे चुभ रहा था। उसने उसे पुकारा और पूछा कि वह इतना गंभीर क्यों है, लेकिन आर्यन ने केवल काम का बहाना बनाकर बात को टाल दिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी भावनाओं के कारण
ईशानी को समाज में किसी भी तरह की शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। अपने कमरे में जाकर आर्यन ने अपनी पुरानी डायरी निकाली और उसमें अपने जज्बात लिखे, जो वह कभी किसी से कह नहीं सकता था। उसने लिखा कि कैसे एक गरीब लड़का एक राजकुमारी के सपनों में अपनी जगह ढूंढ रहा है, जो शायद एक नामुमकिन हकीकत है। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह उसे सही और गलत के बीच का अंतर समझाने की शक्ति दें, ताकि वह भटक न जाए। उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर पन्ने पर गिरा, जो उसकी बेबसी और उसके असीम प्रेम का प्रतीक बन गया। अगली सुबह एक अनजान नंबर से आर्यन के पास एक धमकी भरा फोन आया, जिसमें उसे शहर छोड़कर चले जाने की चेतावनी दी गई थी। फोन करने वाले ने कहा कि अगर उसने ईशानी का साथ नहीं छोड़ा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और उसे पछताना पड़ेगा। आर्यन डरा नहीं, बल्कि उसका संकल्प और भी मजबूत हो गया कि वह उसे इन भेड़ियों के बीच अकेला छोड़कर कभी नहीं जाएगा। उसने चुपके से उस नंबर की जांच शुरू की और अपने संपर्कों के माध्यम से उस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश की। ईशानी ने देखा कि आर्यन अब और भी अधिक सतर्क हो गया है और उसकी सुरक्षा के लिए नए नए इंतजाम कर रहा है, जो काफी सख्त थे। उसने उससे इसका कारण पूछा, लेकिन आर्यन ने केवल सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात कहकर उसे शांत कर दिया और कुछ नहीं बताया। ईशानी को शक होने लगा था कि कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक घटित होने वाला है, जिसके बारे में उसे अभी जानकारी नहीं दी जा रही। उसने तय किया कि वह खुद सच्चाई का पता लगाएगी और आर्यन को मुसीबत में अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। महल के गलियारों में अब साजिशों की गूंज फिर से सुनाई देने लगी थी और पुराने दुश्मन नए चेहरों के पीछे छिपकर आ रहे थे। दिग्विजय के कुछ वफादार आदमी अभी भी बाहर थे, जो अपने मालिक के अपमान का बदला लेने के लिए मौके की ताक में बैठे थे। आर्यन ने घर के सुरक्षा गार्डों की बैठक बुलाई और उन्हें अपनी आंखों और कानों को खुला रखने का सख्त आदेश दिया, ताकि कोई चूक न हो। वह जानता था कि शांति का यह दौर अब समाप्त होने वाला है और एक भयानक युद्ध शुरू होगा। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, आर्यन ने महल के बगीचे में किसी संदिग्ध गतिविधि को महसूस किया और अपनी टॉर्च लेकर बाहर निकला। उसने देखा कि कुछ नकाबपोश लोग दीवार फांदकर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे और उनके हाथों में घातक हथियार चमक रहे थे। आर्यन ने बिना शोर मचाए अलार्म बजाया और अकेले ही उन हमलावरों का सामना करने के लिए आगे बढ़ा, जिससे उनकी योजना धरी की धरी रह गई। उसने अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल से 2 हमलावरों को पकड़ लिया, जबकि बाकी भागने में सफल रहे। इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया और ईशानी के पिता ने पुलिस को तुरंत सूचित किया, ताकि पूरी छानबीन की जा सके और अपराधियों को पकड़ा जाए। पुलिस की जांच में पता चला कि ये पेशेवर हत्यारे थे, जिन्हें किसी ने आर्यन और ईशानी को खत्म करने की सुपारी दी थी। आर्यन की सतर्कता ने एक बार फिर एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया था और सबकी जान बचा ली थी, जिससे उसका कद बढ़ गया। उसे अब एहसास हुआ कि यह लड़ाई अब केवल पैसों की नहीं, बल्कि अस्तित्व की रक्षा की लड़ाई बन गई है। अगले कुछ दिनों तक माहौल बहुत तनावपूर्ण बना रहा और किसी को भी घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई, जब तक कि खतरा टल न जाए। इस एकांत ने आर्यन और ईशानी को एक दूसरे के और भी करीब ला दिया। जहां उन्होंने घंटों भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की, ईशानी ने कहा कि वह अब इस दौलत के बोझ से ऊब चुकी है और वह केवल एक सादा और सुरक्षित जीवन जीना चाहती है। आर्यन ने उसकी बात सुनकर उसे आश्वासन दिया कि वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा, चाहे परिस्थितियां जो भी हों। शहर के सबसे महंगे होटल का विशाल हॉल रोशनी से जगमगा रहा था, जहां मुंबई के नामी गिरामी व्यापारी और रईस हस्तियां जमा थीं। हवा में महंगे इत्र की खुशबू और ऊंचे दर्जे की शराब का नशा घुला हुआ था, लेकिन इस चमक धमक के पीछे ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा का एक काला साया भी मंडरा रहा था। हर चेहरा एक मुखौटा पहने हुए था और हर मुस्कान के पीछे कोई न कोई स्वार्थ छिपा था। ईशानी ने इस पार्टी में आर्यन को अपने आधिकारिक साथी के रूप में आमंत्रित किया था,
जो कई लोगों की आंखों में खटक रहा था और उन्हें यह बात बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। आर्यन ने काले रंग का एक कीमती सूट पहना था जो उसकी सुडौल देह पर बिल्कुल फिट बैठ रहा था, लेकिन वह खुद को इस लिबास में असहज महसूस कर रहा था। उसे रह रहकर अपने गांव की वह धूल भरी पगडंडियां याद आ रही थीं, जहां वह बिना किसी दिखावे के आजाद घूमता था। यहां की बनावटी बातें और खोखली हंसी उसे अंदर ही अंदर काट रही थी। लेकिन ईशानी की सुरक्षा के लिए उसने अपनी बेचैनी को चेहरे पर नहीं आने दिया। वह शांत खड़ा था, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो जिसे दुनिया की हलचल से कोई सरोकार न हो। ईशानी ने गहरे नीले रंग की रेशमी साड़ी पहनी थी, जिसमें वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, और उसकी सादगी ने महफिल की रौनक बढ़ा दी थी। वह बार बार आर्यन की ओर देखती और उसकी उपस्थिति से खुद को सुरक्षित महसूस करती थी, जो उसके लिए सबसे बड़ा संबल था। पार्टी में मौजूद कई रईस युवक ईशानी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी नजरें केवल आर्यन पर टिकी थीं। यह देखकर वहां मौजूद कई लोगों के मन में जलन की भावना पैदा हो रही थी, जो जल्द ही एक बड़े तूफान का रूप लेने वाली थी। विक्रम, जो एक बड़े व्यापारिक घराने का वारिस था और ईशानी से शादी करने का सपना देखता था, इस दृश्य को देखकर आग बबूला हो रहा था। उसने आर्यन के अतीत के बारे में पहले ही जानकारी जुटा ली थी और उसे सबके सामने अपमानित करने की एक नीच योजना बनाई थी। वह अपने दोस्तों के साथ आर्यन के पास पहुंचा और बड़े ही व्यंग्यात्मक लहजे में उसके जूतों की तारीफ करने लगा, जैसे वह उसे नीचा दिखाना चाहता हो। आर्यन ने उसकी चाल को भांप लिया, लेकिन वह चुप रहा, क्योंकि वह किसी भी तरह का कोई हंगामा नहीं चाहता था। विक्रम ने जानबूझकर अपनी शराब का गिलास आर्यन के सूट पर गिरा दिया और फिर बड़े ही नाटकीय अंदाज में माफी मांगने का ढोंग करने लगा। उसने ऊंची आवाज में कहा कि एक नौकर को शायद इन कीमती कपड़ों की कद्र नहीं होगी, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी फटे पुराने कपड़ों में ही बिताई है। हॉल में मौजूद लोग रुक गए और उनकी निगाहें आर्यन पर टिक गईं, जो अपमान की आग में जल रहा था, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। उसने बहुत ही शांत भाव से अपना रुमाल निकाला और उस दाग को साफ करने लगा, जिससे विक्रम और भी चिढ़ गया। अरे भाई, बुरा मत मानना, लेकिन सुना है कि तुम कुछ दिन पहले तक सड़कों पर नौकरी के लिए धक्के खा रहे थे और आज यहां पहुंच गए, विक्रम ने ठहाका लगाते हुए कहा। उसने आगे बढ़कर आर्यन के बायोडाटा की एक फोटोकॉपी हवा में लहराई, जिसे उसने कहीं से हासिल कर लिया था, और सबको दिखाने लगा। उसने आर्यन की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए उसे किस्मत का मारा भिखारी कहा, जिसने एक अमीर लड़की को अपनी बातों में फंसा लिया है। हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई और लोग आर्यन को हिकारत की नजरों से देखने लगे। ईशानी, जो कुछ दूरी पर मेहमानों से बात कर रही थी, शोर सुनकर तुरंत वहां पहुंची और यह सब देखकर उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने देखा कि कैसे विक्रम खुलेआम आर्यन की सादगी और उसकी ईमानदारी का मजाक उड़ा रहा था, जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने विक्रम के हाथ से वह कागज छीना और उसे सबके सामने फाड़कर हवा में उड़ा दिया, जिससे पार्टी में एक गहरा सन्नाटा छा गया। उसकी आंखों में वह ज्वाला थी जो किसी को भी भस्म कर सकती थी, और उसने सीधे विक्रम की आंखों में झांका। विक्रम, तुम्हारी दौलत ने शायद तुम्हें तमीज नहीं सिखाई, लेकिन आर्यन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से वह सम्मान पाया है जिसे तुम कभी खरीद नहीं सकते। ईशानी की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, जिससे वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया और अपनी जगह पर ठिठक गया। उसने आगे कहा कि आर्यन केवल उसका कर्मचारी नहीं है, बल्कि वह इस घर की ढाल है और उसकी सुरक्षा का सबसे मजबूत स्तंभ है। उसने स्पष्ट कर दिया कि जो कोई भी आर्यन का अपमान करेगा, वह सीधा ईशानी और उसके परिवार का अपमान माना जाएगा। आर्यन ने ईशानी को रोकने की कोशिश की, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से ईशानी के व्यावसायिक रिश्तों में कोई कड़वाहट आए या कोई विवाद बढ़े। लेकिन ईशानी आज रुकने वाली नहीं थी। उसने आर्यन का हाथ मजबूती से थाम लिया और उसे पूरी भीड़ के सामने मंच की ओर ले गई। उसने घोषणा की कि समाज चाहे कितनी भी दीवारें खड़ी कर ले,
लेकिन वह इंसान की पहचान उसकी जेब से नहीं बल्कि उसके चरित्र से करती है। उसकी इस साहसी घोषणा ने वहां मौजूद कई लोगों के सिर शर्म से नीचे झुका दिए और माहौल बदल गया। विक्रम को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई और उसने चिल्लाकर कहा कि एक दिन ईशानी को इस 2 कौड़ी के इंसान की असलियत पता चल जाएगी और वह पछताएगी। ईशानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उसने आर्यन की असलियत उसी दिन देख ली थी जब उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया था। उसने विक्रम को तुरंत पार्टी से बाहर निकल जाने का आदेश दिया और सुरक्षा गार्डों को उसे गेट तक छोड़ने को कहा। यह एक बहुत बड़ा उलटफेर था जिसने ईशानी के व्यक्तित्व के एक नए और निडर पहलू को सबके सामने उजागर किया। पार्टी का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। कुछ लोग ईशानी के साहस की तारीफ कर रहे थे तो कुछ अभी भी दबी जुबान में आलोचना कर रहे थे। आर्यन को महसूस हुआ कि ईशानी ने आज उसके लिए जो किया है वह किसी भी धन दौलत या ऊंचे ओहदे से कहीं ज्यादा कीमती और महान है। उसके मन में ईशानी के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया था, लेकिन साथ ही उसे एक अनजाना डर भी सता रहा था। वह जानता था कि इस घटना के बाद उनके रास्ते और भी कठिन होने वाले हैं और दुश्मन अब और भी बेरहमी से हमला करेंगे। पार्टी खत्म होने के बाद जब वे गाड़ी में वापस लौट रहे थे तो दोनों के बीच एक लंबी खामोशी छाई रही जो बहुत कुछ कह रही थी। खिड़की से बाहर मुंबई की रोशनियां तेजी से पीछे छूट रही थी और आर्यन का मन भावनाओं के एक अजीब से भंवर में फंसा हुआ था। उसने धीरे से ईशानी का शुक्रिया अदा किया, लेकिन ईशानी ने उसकी बात काटते हुए कहा कि शुक्रिया उसे कहना चाहिए। उसने स्वीकार किया कि आर्यन की मौजूदगी ने उसे वह ताकत दी है जो उसके पास करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद कभी नहीं थी। आर्यन, तुम खुद को कभी कमतर मत समझना, क्योंकि तुम इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो जिसके पास एक सच्चा और निडर दिल है, ईशानी ने कहा। उसकी बातों ने आर्यन के घावों पर मरहम का काम किया और उसे लगा कि उसकी गरीबी अब उसके लिए कोई शर्मिंदगी का विषय नहीं है। उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वह सच्चाई देखी जो सामाजिक बंधनों और धन की सीमाओं से कहीं ऊपर थी और रूहानी थी। उस रात उन्होंने तय किया कि वे दुनिया के सामने कभी नहीं झुकेंगे और अपनी सच्चाई पर हमेशा कायम रहेंगे। महल पहुंचकर आर्यन अपने कमरे में गया और घंटों तक अंधेरे में बैठकर सोचता रहा कि कैसे उसकी जिंदगी ने एक नया और अनपेक्षित मोड़ ले लिया है। वह जानता था कि विक्रम जैसे लोग शांत नहीं बैठेंगे और वे समाज के नियमों का इस्तेमाल कर उन्हें अलग करने की कोशिश करेंगे। उसने अपनी मां की उस सीख को याद किया जिसमें उन्होंने कहा था कि जब इंसान सच के रास्ते पर चलता है तो सारा ब्रह्मांड उसकी रक्षा करता है। उसने अपने मन को शांत किया और आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। अगले दिन के समाचार पत्रों में इस घटना की खूब चर्चा हुई और ईशानी की छवि एक विद्रोही लड़की के रूप में पेश की गई जो परंपराओं को तोड़ रही थी। दिग्विजय ने जेल के अंदर से ही अपने गुर्गों को संदेश भेजा कि इस मौके का फायदा उठाकर ईशानी के कारोबार को भारी नुकसान पहुंचाया जाए। आर्यन ने तुरंत कंपनी के मुख्यालय पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और उन सभी संदिग्ध लेन देन को रुकवा दिया जो कंपनी को डुबा सकते थे। उसने अपनी सूझबूझ से एक बार फिर यह साबित किया कि वह केवल रक्षक नहीं, एक कुशल रणनीतिकार भी है। ईशानी के पिता ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी और आर्यन को बुलाकर कहा कि उन्हें अपनी बेटी के फैसले पर गर्व है, भले ही दुनिया कुछ भी कहे। उन्होंने महसूस किया कि आर्यन ने ईशानी को वह आत्मविश्वास दिया है जो उसे एक सफल उत्तराधिकारी बनाने के लिए बेहद जरूरी था। उन्होंने आर्यन को व्यापार के कुछ गोपनीय अधिकार सौंप दिए, जिससे उसकी शक्ति और जिम्मेदारी दोनों ही बहुत अधिक बढ़ गई थी। अब आर्यन कंपनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था, जिससे उसके दुश्मनों की नींद पूरी तरह से उड़ गई थी। आर्यन ने इन अधिकारों का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए किया। उसने कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आरक्षित कर दिया।
इससे आम जनता के बीच ईशानी और आर्यन की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई और वे एक पावर कपल के रूप में देखे जाने लगे। लेकिन यह सफलता अपने साथ और भी अधिक थोड़ा इसकी डीच फाल की भी आर्यन की लोकप्रियता खतरा लेकर आई थी, क्योंकि अब वे बड़े बड़े माफियाओं के निशाने पर आ चुके थे। आर्यन ने हर कदम पर सतर्कता बरती और अपनी सुरक्षा टीम को आधुनिक हथियारों और तकनीक से पूरी तरह लैस कर दिया। एक रात जब आर्यन काम में व्यस्त था, उसे एक गुमनाम पत्र मिला जिसमें लिखा था कि उसके गांव में उसके परिवार के ऊपर एक बड़ा हमला होने वाला है। पत्र पढ़ते ही आर्यन के पैर तले जमीन खिसक गई और उसे समझ आ गया कि दुश्मन उसे कमजोर करने के लिए उसके अपनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने तुरंत ईशानी को सूचित किया और बिना एक पल गंवाए गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी ताकि वह समय पर वहां पहुंच सके। ईशानी ने भी उसके साथ चलने की जिद की, जिसे आर्यन मना नहीं कर पाया क्योंकि वह उसे भी अकेला नहीं छोड़ सकता था। उन्होंने रात के सन्नाटे में ही गांव का रुख किया। गाड़ी तेज रफ्तार से अंधेरी सड़कों को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी और दिल में अनजाना डर था। रास्ते में उन्होंने कई बाधाओं का सामना किया, लेकिन आर्यन की ड्राइविंग स्किल्स और हिम्मत ने उन्हें हर मुसीबत से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके घर को चारों ओर से कुछ हथियारबंद लोगों ने घेर रखा था और आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। आर्यन ने बिना डरे अपनी गन निकाली और हमलावरों पर धावा बोल दिया, जिससे वे हड़बड़ा गए। भयंकर गोलाबारी और संघर्ष के बाद आर्यन ने अपने परिवार को बचा लिया और हमलावरों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। ईशानी ने आर्यन की मां को गले लगाया और उन्हें सांत्वना दी, जिससे आर्यन की मां की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और उन्हें सुकून मिला। उस रात गांव के छोटे से घर में उन्होंने जो शांति महसूस की, वह मुंबई के 7 सितारा होटलों और आलीशान महलों में कहीं नहीं थी। आर्यन को लगा कि उसने अपनी असली दौलत को बचा लिया है और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। सुबह होने पर पूरा गांव आर्यन और ईशानी के पास जमा हो गया और उनकी बहादुरी की कहानियां सुनाने लगा, जिससे आर्यन का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। ईशानी ने वहां के लोगों की सादगी और प्रेम को देखकर तय किया कि वह अब शहर की चमक धमक से दूर कुछ समय यहीं बिताएगी। उसने महसूस किया कि असली भारत इन गांवों में बसता है और यहीं से उसे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने की प्रेरणा मिली। इस प्रकार अपमान की एक घटना ने उन्हें उनके जीवन के सबसे खूबसूरत और सच्चे अध्याय की ओर मोड़ दिया था। गांव के उस भयानक हमले के बाद फिजाओं में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे किसी बड़े और विनाशकारी तूफान के आने की आहट हो। आर्यन अच्छी तरह जानता था कि मुंबई के आलीशान महल अब उनके लिए सुरक्षित नहीं रह गए हैं, क्योंकि दुश्मन अब खुलेआम जान लेने पर उतारू थे। उसने ईशानी की आंखों में वह अनजाना डर देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह पूरी तरह सहमी हुई थी। शहर की चकाचौंध से दूर इस मिट्टी की सौंधी खुशबू में उसे थोड़ी राहत तो मिली थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जब वे वापस मुख्य सड़क की ओर बढ़ रहे थे, अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी और चारों ओर चीखें गूंज उठीं। गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई की ओर लुढ़कने लगी और कांच के तीखे टुकड़े चारों ओर बिखर गए, जिससे एक भयानक मंजर पैदा हो गया। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ईशानी को अपनी बाहों में भींच लिया ताकि उसे कम से कम चोट आए और वह सुरक्षित रहे। धूल और जहरीले धुएं के बीच जब गाड़ी रुकी तो वहां मौत जैसा सन्नाटा पसर गया और केवल हमलावरों की आहट आई। आर्यन के सिर से खून बह रहा था, लेकिन उसने अपनी परवाह किए बिना ईशानी को गाड़ी से बाहर निकाला, जो बेहोश हो चुकी थी और लहूलुहान थी। उसने देखा कि कुछ नकाबपोश लोग हथियारों के साथ नीचे उतर रहे थे। उनकी नीयत साफ तौर पर हत्या करने की थी और वे करीब आ रहे थे। आर्यन ने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और अपने पुराने दिनों के संघर्ष को याद करते हुए उन पर टूट पड़ा। उसकी आंखों में इस समय केवल प्रतिशोध की अग्नि थी,
और उसने अकेले ही उन दरिंदों को धूल चटा दी और पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसे समझ आ गया था कि शहर के बड़े अस्पताल जाना अब संभव नहीं है, क्योंकि रास्ते दुश्मनों द्वारा पूरी तरह से ब्लॉक किए जा चुके होंगे। उसने ईशानी को अपनी पीठ पर लादा और जंगलों के रास्ते से होते हुए अपने एक पुराने गुरुजी के गुप्त आश्रम की ओर बढ़ने का साहसी फैसला किया। झाड़ियों और कांटों के बीच चलते हुए उसके पैर छलनी हो गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि ईशानी की सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। उसे लग रहा था कि अगर आज कुछ बुरा हुआ तो वह खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएगा। अंततः वे एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचे, जहां शांति का वास था और चारों ओर औषधीय पौधों की खुशबू हवा में तैर रही थी, जो सुकून दे रही थी। बूढ़े गुरुजी ने बिना कोई सवाल पूछे उन्हें अंदर लिया और जड़ी बूटियों की मदद से ईशानी के घावों का उपचार करना तुरंत शुरू कर दिया। आर्यन वहीं जमीन पर बैठ गया और भगवान कृष्ण की प्रतिमा के सामने फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। उसने महसूस किया कि पैसा और पावर इस समय उसकी कोई भी मदद नहीं कर पा रहे थे। अगली सुबह जब सूरज की पहली सुनहरी किरण ईशानी के चेहरे पर पड़ी, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और खुद को एक साधारण बिस्तर पर पाया। सामने आर्यन बैठा था, जिसकी आंखों में थकान और गहरी चिंता साफ दिख रही थी। उसने पूरी रात जागकर उसकी पहरेदारी की थी और प्रार्थना की थी। ईशानी ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और उसका हाथ धीरे से पकड़ लिया, जिससे आर्यन के दिल का सारा बोझ एक पल में हल्का हो गया। उन दोनों के बीच बिना कुछ कहे ही हजारों शब्दों का गहरा संवाद एक साथ हो गया। आश्रम के उस सादे माहौल में ईशानी को पहली बार यह एहसास हुआ कि असली सुकून मिट्टी के बर्तनों में बने भोजन और अपनों की सच्ची चिंता में छिपा है। उसने रेशमी लिबास छोड़कर एक साधारण सूती साड़ी पहन ली थी, जिसमें वह किसी देवी की तरह पवित्र और अलौकिक सुंदर लग रही थी। आर्यन उसे खेतों की ओर ले गया, जहां सरसों के पीले फूल हवा में लहलहा रहे थे और पक्षी मधुर संगीत सुना रहे थे। वहां कोई ऊंच नीच नहीं थी, केवल दो रूहें थीं जो एक दूसरे के अस्तित्व को गहराई से महसूस कर रही थीं। ईशानी ने कुएं से पानी भरना सीखा और मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बनाना भी शुरू किया, जो उसके लिए एक जादुई और नया अनुभव साबित हो रहा था। गांव की औरतें उसे अपनी बेटी की तरह मानती थीं और उसे अपनी पुरानी कहानियां सुनाती थीं, जिससे उसका मन पूरी तरह शांत हो गया था। उसने महसूस किया कि उसकी करोड़ों की संपत्ति उसे वह प्यार और सम्मान नहीं दे पाई थी जो इन गरीब लोगों ने उसे बिना किसी स्वार्थ के दिया। आर्यन भी उसे इस रूप में देखकर हैरान था और बहुत खुश भी था। वे अक्सर शाम को नदी के किनारे बैठते और डूबते हुए सूरज को निहारते, जो आसमान को सिंदूरी रंगों से भर देता था और मन मोह लेता था। ईशानी ने आर्यन से कहा कि वह अब कभी वापस उस कंक्रीट के जंगल में नहीं जाना चाहती, जहां इंसान केवल पैसों के पीछे अंधा होकर दौड़ता है। उसने अपनी मां की यादों को यहां फिर से जीवित महसूस किया और उसे लगा कि उसकी रूह को अब अपना असली घर मिल गया है। आर्यन ने उसकी बातों को गौर से सुना और उसकी मासूमियत पर उसे और प्यार आने लगा। हालांकि यह शांति केवल एक छलावा थी, क्योंकि शहर में उनके लापता होने की खबर ने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था और पुलिस सक्रिय थी। दिग्विजय के आदमी अभी भी चप्पे चप्पे पर उनकी तलाश कर रहे थे और उन्होंने गांव के आसपास अपना जाल बिछाना फिर से शुरू कर दिया था। आर्यन को इस खतरे का आभास था, इसलिए उसने आश्रम के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और खुद को फिर से सतर्क कर लिया। वह जानता था कि यह सुकून की घड़ी बहुत छोटी है और बड़ी लड़ाई अभी भी बाकी है। आर्यन ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देनी शुरू की, ताकि वे किसी भी बाहरी हमले का डटकर मुकाबला कर सकें। उन युवाओं के लिए आर्यन एक नायक की तरह था, जिसने शहर की चकाचौंध छोड़कर अपनी मिट्टी के सम्मान के लिए वापस आने का फैसला किया था। उन्होंने कसम खाई कि वे अपनी जान देंगे, लेकिन ईशानी और आर्यन पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे, जो बहुत बड़ी बात थी। इस एकता ने आर्यन को एक नई ताकत और आत्मविश्वास दिया जो पहले कभी नहीं था।
एक रात जब चांद की रोशनी चारों ओर फैली थी, ईशानी और आर्यन आश्रम की छत पर बैठे थे और सितारों से भरे आसमान को देख रहे थे। आर्यन ने पहली बार अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोने की कोशिश की और बताया कि वह उसे खोने के विचार से कितना डरा हुआ था। उसने कहा कि उसकी गरीबी और ईशानी की अमीरी के बीच जो खाई है, वह उसे हमेशा डराती है कि वे कभी एक नहीं हो पाएंगे। ईशानी ने उसके होठों पर हाथ रख दिया और कहा कि प्यार केवल दिलों के मिलन का नाम है। आर्यन, समाज के बनाए ये नियम केवल कमजोर लोगों के लिए हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं, जो मौत को करीब से देखकर वापस आए हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक और दृढ़ता थी, जिसने आर्यन के सारे संशय और शंकाओं को हमेशा के लिए दूर कर दिया। उन्होंने उस रात एक दूसरे के साथ जीवन भर रहने का एक मौन संकल्प लिया, जिसे दुनिया की कोई भी ताकत अब तोड़ नहीं सकती थी। उस छोटे से गांव की छत उनके इस बड़े और सच्चे प्यार की गवाह बन गई थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, ईशानी के घाव तो भर रहे थे, लेकिन उसका संकल्प और भी मजबूत होता जा रहा था कि वह अपने हक के लिए लड़ेगी। उसने आर्यन के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि कैसे वे वापस शहर जाकर उन सभी अपराधियों का पर्दाफाश करेंगे जो उनके पीछे पड़े थे। वह डरी हुई लड़की नहीं थी, बल्कि एक शेरनी बन चुकी थी, जिसके पास आर्यन जैसा वफादार और जांबाज रक्षक खड़ा था। उन्होंने अपने पास मौजूद सभी सबूतों को फिर से व्यवस्थित किया और सही समय का इंतजार करने लगे। आर्यन के पिता ने भी उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि धर्म की राह पर चलने वालों की हार कभी नहीं होती, चाहे शत्रु कितना ही बलवान क्यों न हो। उन्होंने आर्यन को उसकी मां के पुराने गहने दिए और कहा कि ये अब ईशानी के हैं, जो इस परिवार की असली और नई बहू बनने वाली है। यह सुनकर आर्यन की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने पिता के पैर छूकर उनका सम्मान और आशीर्वाद लिया। पूरा गांव अब उनकी शादी की उम्मीद कर रहा था और उनके लिए दुआएं मांग रहा था। अचानक एक दोपहर शहर से पुलिस की कई गाड़ियां आश्रम के पास पहुंची और उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया, जिससे गांव में फिर से तनाव फैल गया। आर्यन ने अपनी गन उठा ली, लेकिन उसे पता चला कि ये पुलिस वाले ईशानी के पिता ने भेजे थे, जो उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित थे। ईशानी के पिता खुद भी वहां पहुंचे और अपनी बेटी को सही सलामत देखकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने आर्यन को गले से लगा लिया। उन्होंने स्वीकार किया कि आर्यन ने जो किया वह कोई भी सगा बेटा नहीं कर पाता। उन्होंने आर्यन से माफी मांगी कि उन्होंने उसे पहले ठीक से नहीं पहचाना और उसके चरित्र पर संदेह किया था, जो उनकी बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने घोषणा की कि वे अब इस रिश्ते को सहर्ष स्वीकार करते हैं और वे चाहते हैं कि आर्यन और ईशानी की शादी धूमधाम से शहर में हो। यह सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी। उत्सव का माहौल बन गया, लेकिन आर्यन का मन अभी भी उन अनसुलझे रहस्यों और अधूरे कामों में अटका हुआ था। वापस जाने का समय आ गया था। ईशानी ने नम आंखों से आश्रम और उन गांव वालों को विदा किया जिन्होंने उसे एक नया जीवन और नई दृष्टि दी थी। उसने उस मिट्टी को अपने माथे से लगाया और वादा किया कि वह जल्द ही वापस आएगी और इस गांव के विकास के लिए काम करेगी। आर्यन ने अपनी पुरानी फटी हुई फाइल को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि उसे अब नौकरी की नहीं, बल्कि अपनी पहचान की तलाश पूरी हो चुकी थी। वे नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ फिर से उस माया नगरी की ओर चल पड़े। गाड़ी में बैठते समय आर्यन ने महसूस किया कि उसकी यात्रा अब केवल एक गरीब लड़के के संघर्ष की कहानी नहीं रही, बल्कि यह आत्मसम्मान की जीत थी। उसने ईशानी की ओर देखा, जो खिड़की से बाहर हाथ हिला रही थी, और उसके चेहरे पर एक दिव्य शांति और सुकून साफ झलक रहा था। उसे पता था कि मुंबई पहुंचते ही उन्हें फिर से कांटों भरी राहों पर चलना होगा, लेकिन अब उनके पास एक दूसरे का अटूट साथ था। सूरज अपनी पूरी चमक के साथ क्षितिज पर चमक रहा था, जैसे उज्ज्वल भविष्य का स्वागत कर रहा हो। रास्ते भर वे दोनों भविष्य के सपनों में खोए रहे कि वे कैसे समाज में बदलाव लाएंगे और उन लोगों की मदद करेंगे जो गरीबी की मार झेल रहे हैं।
ईशानी ने आर्यन से कहा कि वह अपनी सारी संपत्ति का एक ट्रस्ट बनाएगी जिसका प्रबंधन आर्यन खुद अपनी देखरेख में पूरी ईमानदारी से करेगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। उसे लगा कि उसके जीवन का उद्देश्य अब पूरी तरह से सार्थक होने वाला है और सफल होगा। यह किस्मत का खेल अब उनके पक्ष में पूरी तरह से मुड़ चुका था। मुंबई की सीमा में प्रवेश करते ही सुरक्षा के कड़े घेरे ने उन्हें घेर लिया, लेकिन इस बार यह सुरक्षा किसी डर की वजह से नहीं बल्कि सम्मान के कारण थी। आर्यन ने अपनी नजरें ऊंची रखीं और उस शहर को देखा जिसने कभी उसे दुत्कारा था, लेकिन आज वह उसी शहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर लौटा था। उसे याद आया कि कैसे वह इसी सड़क पर भूखा भटक रहा था और आज वह करोड़ों का मालिक बनने की दहलीज पर खड़ा था। यह सब केवल उसकी सच्चाई और ईशानी के अटूट विश्वास के कारण ही संभव हो सका था। मुंबई की सीमाओं में प्रवेश करते ही वह चमक धमक वाली दुनिया फिर से सामने थी, जिसे आर्यन ने कभी नफरत की नजरों से देखा था। ऊंची इमारतों का कांच सूरज की रोशनी में चमक रहा था, लेकिन उन चमकते शीशों के पीछे छिपे हुए अंधेरे राज अब बाहर आने के लिए बेताब थे। ईशानी के चेहरे पर अब वह पुरानी घबराहट नहीं थी, बल्कि एक नया आत्मविश्वास झलक रहा था जो उसने गांव की उन पगडंडियों पर सीखा था। आर्यन ने महसूस किया कि यह केवल संपत्ति की लड़ाई नहीं है, बल्कि उस न्याय की पुकार है जो बरसों से दबी हुई थी। महलनुमा घर की सीढ़ियां चढ़ते समय ईशानी के पिता ने आर्यन का हाथ मजबूती से थाम रखा था, जैसे वह उनके बुढ़ापे की लाठी बन गया हो। घर के भीतर का माहौल बदला हुआ था। जहां कभी दिग्विजय का खौफ बोलता था, वहां अब एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। वकीलों की एक बड़ी फौज पहले से ही वहां मौजूद थी, जो केस की बारीकियों को समझने के लिए फाइलों का अंबार लगाए बैठी थी। आर्यन ने वह गुप्त डायरी मेज पर रखी, जिसमें ईशानी की स्वर्गीय मां के आखिरी दिनों का वह दर्दनाक सच दर्ज था जो सबको हिलाने वाला था। जैसे ही डायरी के पन्ने पलटे गए, ईशानी की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उनमें उसकी मां की आखिरी पुकार और बेबसी साफ झलक रही थी। डायरी में लिखा था कि कैसे धीरे धीरे उनकी दवाइयों में मिलावट की गई थी, ताकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाएं और दिग्विजय सत्ता हथिया सके। आर्यन ने महसूस किया कि इंसान का लालच कितना गिर सकता है कि वह अपने ही परिवार के खून का प्यासा हो जाए। कमरे में मौजूद हर शख्स की रूह कांप उठी थी जब उन्होंने उस साजिश की गहराई को समझा जो सालों से चल रही थी। आर्यन ने अपनी जासूसी से एक ऐसे गवाह को ढूंढा था जो उस समय घर का मुख्य रसोइया था और जिसे दिग्विजय ने डरा धमकाकर शहर से भगा दिया था। वह गवाह अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसके मन पर लगा वह गुनाह का बोझ उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था और वह सच बोलना चाहता था। जैसे ही उसने वीडियो कॉल के जरिए अपना बयान दर्ज कराया, दिग्विजय का वह किला ढहने लगा जिसे उसने झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया था। कर्मों का फल अब सामने आ रहा था, जिसे कोई भी वकील या पैसा रोक नहीं सकता था। जेल की सलाखों के पीछे बैठा दिग्विजय अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और उसने अपने आखिरी मोहरे के रूप में एक पेशेवर अपराधी को फिर से सक्रिय किया। उसने आर्यन को रास्ते से हटाने का आदेश दिया, क्योंकि उसे पता था कि जब तक यह लड़का जिंदा है, उसकी साजिशें कभी सफल नहीं हो पाएंगी और सच बाहर आता रहेगा। आर्यन को इस खतरे का आभास था, इसीलिए उसने ईशानी और उसके पिता की सुरक्षा को और भी सख्त कर दिया और खुद एक ढाल बनकर उनके सामने खड़ा हो गया। एक रात जब सारा शहर सो रहा था, घर के पिछले दरवाजे से एक साया अंदर दाखिल हुआ, जिसके हाथ में एक जहरीला इंजेक्शन और घातक हथियार था। आर्यन, जो पहले से ही सतर्क था, अंधेरे में ही उस हमलावर पर टूट पड़ा और उन दोनों के बीच एक भयंकर और खामोश युद्ध शुरू हो गया। हाथापाई में आर्यन को चोट लगी, लेकिन उसने हमलावर को काबू में कर लिया और उसे पुलिस के हवाले करने से पहले सच्चाई उगलवाने के लिए मजबूर कर दिया। हमलावर ने कबूल किया कि उसे दिग्विजय के खास आदमी ने ही यहां भेजा था। अगली सुबह अदालत में सुनवाई का दिन था, जहां पूरा शहर
इस हाई प्रोफाइल मामले के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और मीडिया की भीड़ लगी थी। आर्यन ने वह डायरी और रसोइये का बयान जज के सामने पेश किया, जिससे विपक्ष के वकीलों के पास कोई दलील नहीं बची और वे निरुत्तर हो गए। जज ने उन सबूतों को ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह केवल धोखाधड़ी का मामला नहीं है, बल्कि एक सोची समझी हत्या की साजिश है। इंसाफ की घड़ी अब बहुत करीब थी और माहौल में भारी तनाव साफ महसूस हो रहा था। दिग्विजय को अदालत में लाया गया। उसका चेहरा अब पूरी तरह से पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में वह पुराना अहंकार गायब था जो पहले दिखता था। उसने जब आर्यन की ओर देखा तो उसे अपनी हार साफन नजर आ रही थी, क्योंकि एक गरीब लड़के ने उसके साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया था। कर्मों का चक्र अब पूरा हो चुका था और वह व्यक्ति जो दूसरों को गड्ढे में धकेलना चाहता था, खुद उसी में गिर चुका था। अदालत ने दिग्विजय को उम्रकैद की कड़ी सजा सुनाई और उसकी सारी अवैध संपत्ति जब्त कर ली। सजा सुनने के बाद ईशानी फूट फूट कर रोने लगी। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस न्याय के थे जिसके लिए उसकी मां की रूह बरसों से तड़प रही थी। उसने आर्यन का हाथ थाम लिया और उसे धन्यवाद दिया, लेकिन आर्यन ने केवल इतना कहा कि यह सब ईश्वर की मर्जी और सच्चाई की जीत है। उसने महसूस किया कि उसका काम अब पूरा होने वाला है और वह उस जिम्मेदारी से मुक्त हो रहा है जो उसे गरीबी के दिनों में मिली थी। ईशानी के पिता ने आर्यन को अपने गले से लगा लिया और बहुत प्यार दिया, लेकिन सच की इस जीत के साथ एक और कड़वा सच सामने आया कि ईशानी की मां ने अपनी वसीयत में एक विशेष हिस्सा उस व्यक्ति के लिए रखा था जो ईशानी का रक्षक बनेगा। वसीयत के अनुसार आर्यन अब केवल एक सहायक नहीं था, बल्कि वह ईशानी के साथ कंपनी का बराबर का हिस्सेदार बन चुका था, जो एक बड़ा मोड़ था। यह सुनकर आर्यन दंग रह गया, क्योंकि उसने कभी भी दौलत की चाहत नहीं की थी और वह केवल अपनी वफादारी निभा रहा था। उसने विनम्रता से उस संपत्ति को स्वीकार करने से मना किया, लेकिन ईशानी नहीं मानी। आर्यन ने कहा कि वह एक साधारण जीवन जीना चाहता है और उसे इन करोड़ों की संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। वह केवल प्यार और सम्मान चाहता है। ईशानी ने उसकी सादगी को देखकर महसूस किया कि वह वास्तव में एक हीरा है जिसे उसने मुंबई की धूल भरी सड़कों पर एक दिन पाया था। उन दोनों के बीच का रिश्ता अब और भी गहरा हो गया था, क्योंकि अब कोई रहस्य या झूठ उनके बीच दीवार बनकर नहीं खड़ा था। वे दोनों एक नए भविष्य की नींव रखने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, जो ईमानदारी पर आधारित थी। महल में वापस लौटकर उन्होंने एक शांति पाठ का आयोजन किया ताकि ईशानी की मां की आत्मा को शांति मिल सके और घर से सारी नकारात्मकता हमेशा के लिए दूर हो जाए। आर्यन ने अपने गांव के माता पिता को भी शहर बुला लिया ताकि वे भी इस खुशी के मौके पर उनके साथ रह सके और सम्मान पा सके। जब उसके माता पिता ने उस भव्य महल को देखा तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे कि उनके बेटे ने अपनी मेहनत से यह स्थान पाया है। गांव की सादगी अब उस महल की दीवारों में भी महकने लगी थी। ईशानी ने अपनी मां के कमरे को फिर से सजाया और वहां उनकी एक बड़ी तस्वीर लगाई, जिसके सामने वह हर रोज आशीर्वाद लेती थी और खुद को धन्य मानती थी। उसने महसूस किया कि कर्म कभी भी किसी को नहीं छोड़ते, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली हों। न्याय का तराजू हमेशा बराबर रहता है और सच जीतता है। आर्यन उसके साथ खड़ा था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो उसने पहले दिन देखी थी, लेकिन अब उसमें एक ठहराव और परिपक्वता भी आ गई थी। आर्यन ने कंपनी के उन सभी कर्मचारियों को वापस बुलाया जिन्हें दिग्विजय ने गलत तरीके से निकाल दिया था और उन्हें उनका हक और सम्मान वापस दिलाया, जिससे कंपनी में नई जान आ गई। उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त नीति बनाई और यह सुनिश्चित किया कि किसी भी मेहनती इंसान के साथ अन्याय न हो जैसा उसके साथ हुआ था। लोग उसे ईमानदारी का मसीहा कहने लगे थे और उसकी कहानियां पूरे शहर में मिसाल के तौर पर सुनाई जाने लगी थी। वह अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। शाम को बगीचे में टहलते हुए
आर्यन और ईशानी ने भविष्य की उन चुनौतियों पर चर्चा की जो अभी भी उनके सामने आ सकती थी, लेकिन वे डरे नहीं थे। वे जानते थे कि जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं और सच की राह पर चल रहे हैं, कोई भी शक्ति उन्हें झुका नहीं सकती या हरा नहीं सकती। आसमान में खिलते हुए सितारों को देखकर उन्हें लगा कि ब्रह्मांड उनके प्यार और उनके संघर्ष को अपना आशीर्वाद दे रहा है और खुश है। यह रात उनके जीवन की सबसे शांतिपूर्ण और सुकून देने वाली रात साबित हुई थी। आर्यन के मन में अभी भी एक विचार चल रहा था कि वह अपनी इस सफलता को उन युवाओं के साथ साझा करे जो आज भी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। उसने एक बड़ा कौशल विकास केंद्र खोलने का निर्णय लिया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि उन्हें किसी के सामने झुकना न पड़े। ईशानी ने उसके इस नेक विचार का पूरा समर्थन किया और अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा इस प्रोजेक्ट के लिए दान कर दिया। उनकी यह जोड़ी अब केवल व्यापार के लिए नहीं, बल्कि समाज सेवा के लिए जानी जाने लगी। दिग्विजय के कुछ वफादार, जो अभी भी बाहर छिपे हुए थे, उन्होंने आखिरी बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सतर्कता के कारण वे नाकाम रहे और पकड़े गए। यह अंत था उस पूरे गिरोह का, जिसने मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद की थी और आतंक फैलाया था। अब हर तरफ शांति का वास था। आर्यन को महसूस हुआ कि उसकी यात्रा, जो एक फटी हुई फाइल से शुरू हुई थी, अब एक पूर्णता की ओर पहुंच चुकी है, जहां केवल प्रेम शेष है। उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया और भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। एक दिन जब वे समुद्र के किनारे बैठे थे, ईशानी ने आर्यन से पूछा कि क्या उसे कभी अपने गरीब होने पर दुख होता है। तो आर्यन ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि गरीबी ने ही उसे लड़ना सिखाया और उसे वह नजर दी जिससे वह इंसानों के भीतर छिपे हुए असली सोने को पहचान सका, जो बहुत कीमती है। अगर वह गरीब न होता तो शायद वह कभी ईशानी के दर्द को नहीं समझ पाता और न ही उसे इस मुकाम तक पहुंचा पाता। उसकी बातों ने ईशानी का दिल जीत लिया और उसने उसे गले लगा लिया। अगले सप्ताह उनकी शादी की तारीख तय की गई, जो बहुत ही सादे तरीके से एक मंदिर में आयोजित की जानी थी, क्योंकि वे दोनों दिखावे के सख्त खिलाफ थे। आर्यन चाहता था कि उसकी शादी में केवल वे लोग शामिल हों जिन्होंने उसके कठिन समय में उसका साथ दिया था और जो वास्तव में उसके शुभचिंतक थे। ईशानी ने उसकी हर इच्छा को सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि वह जानती थी कि आर्यन का हर फैसला इंसानियत और धर्म की गहराई से जुड़ा होता है। शहर के रईस लोग हैरान थे कि एक करोड़पति लड़की एक मामूली लड़के से इतनी सादगी से शादी कर रही है, लेकिन ईशानी के लिए यह उसका सबसे बड़ा गर्व था। उसने दुनिया को दिखा दिया कि प्यार और वफादारी की कोई कीमत नहीं होती और इन्हें बाजार में खरीदा नहीं जा सकता। ये तो बस मिल जाते हैं। शादी के मंडप में जब आर्यन ने ईशानी की मांग में सिंदूर भरा, तो सबको लगा जैसे दो अलग अलग दुनियाएं एक होकर एक नई दुनिया बना रही हैं। मंदिर की घंटियों की गूंज में एक ऐसी पवित्रता थी जो आत्मा को झकझोर कर रख देती थी और मन को शांति प्रदान करती थी। सुबह की पहली सुनहरी किरण जब हवन कुंड की अग्नि पर पड़ी, तो आर्यन और ईशानी ने एक दूसरे का हाथ थामकर साथ फेरे लिए। वहां कोई बड़ा शोर शराबा नहीं था, कोई फिल्मी चकाचौंध नहीं थी, बस कुछ सच्चे रिश्ते और ईश्वर का अटूट आशीर्वाद उनके साथ था। ईशानी की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसने अंततः वह पा लिया था जो धन से परे था, एक सच्चा और निडर जीवन साथी। आर्यन के माता पिता मंडप के पास बैठे हुए अपने बेटे को देख रहे थे और उनकी छाती गर्व से चौड़ी हो गई थी, क्योंकि उनके संस्कार जीत गए थे। गांव के उन लोगों के लिए यह किसी सपने जैसा था कि उनका अपना बेटा आज एक ऐसी राजकुमारी का हाथ थाम रहा है जिसने सादगी को अपनाया है। शादी के बाद उन्होंने सबसे पहले अनाथ बच्चों को भोजन कराया और उन बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जिन्हें समाज ने भुला दिया था। उत्सव का असली अर्थ आज उन दोनों ने दुनिया को समझाया था कि खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं और सार्थक होती हैं। विवाह के कुछ हफ्तों बाद आर्यन ने
अपने उस सपने को हकीकत में बदलने का काम शुरू किया जिसे उसने संघर्ष के दिनों में देखा था। उसने शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा कौशल विकास केंद्र स्थापित किया, जहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले युवाओं को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। वह खुद वहां जाकर लड़कों को प्रोत्साहित करता और उन्हें बताता कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक चुनौती है जिससे लड़ा जा सकता है। उसकी फटी हुई वह पुरानी बायोडाटा फाइल आज भी उस केंद्र के मुख्य द्वार पर फ्रेम में लगी थी, जो सबको प्रेरणा देती थी। ईशानी ने भी व्यापार के पुराने और कठोर तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया था, और अब कंपनी के कर्मचारी उसे एक मालकिन नहीं, बल्कि बड़ी बहन मानते थे। उसने मदर्स फाउंडेशन की स्थापना की, जो उन महिलाओं की मदद करता था जो अपने बच्चों को अकेले कास करता था, पाल रही थीं और आर्थिक रूप से कमजोर थीं। उनका घर अब केवल एक महल नहीं था, बल्कि एक ऐसा मंदिर बन गया था जहां हर जरूरतमंद के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। उनके इस बदलाव ने व्यापारिक जगत में भी एक नई क्रांति ला दी थी, जहां नैतिकता ही सर्वोपरि थी। अपने गांव की मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने वहां एक आधुनिक अस्पताल और एक भव्य स्कूल का निर्माण करवाया, ताकि किसी को इलाज के लिए शहर न भागना पड़े। आर्यन ने सुनिश्चित किया कि गांव के हर बच्चे के हाथ में किताब हो और हर किसान को उसकी मेहनत का सही दाम और सम्मान मिल सके। जब वे गांव जाते तो पूरा इलाका उनके स्वागत में उमड़ पड़ता और उन्हें अपनी पलकों पर बिठा लेता था, क्योंकि वे उनके अपने थे। कर्मों का फल अब सुखद हरियाली के रूप में चारों ओर लहला रहा था और सबको सुकून दे रहा था। जेल की कालकोठरी में दिग्विजय अपनी परछाई से भी डरने लगा था, क्योंकि उसके गुनाहों का बोझ अब उसके विवेक पर भारी पड़ने लगा था और उसे डराता था। उसने कई बार आर्यन से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन आर्यन ने केवल एक संदेश भेजा कि माफी ईश्वर से मांगो, क्योंकि इंसान केवल कर्म देख सकता है। उसे समझ आ गया था कि जिस दौलत के लिए उसने अपनों का खून बहाया, वह आज उसे एक पल की शांति भी नहीं दे पा रही थी। न्याय का तराजू अंततः अपनी जगह पर था और पापी अपने किए की सजा काट रहा था। ईशानी के पिता अब पूरी तरह स्वस्थ थे और वे अक्सर शाम को आर्यन के साथ बैठकर शतरंज खेलते थे और जीवन के अनुभवों को साझा करते थे। उन्होंने अपनी सारी वसीयत में बदलाव कर दिया था और आर्यन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जिसे आर्यन ने समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वे जानते थे कि उनकी बेटी अब सुरक्षित है और उनका वंश एक ऐसे इंसान के हाथों में है जो कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। परिवार की वह टूटी हुई कड़ियां अब फिर से जुड़ चुकी थीं और प्रेम का संचार हो रहा था। कुछ साल बीत गए और एक शाम जब समंदर की लहरें मरीन ड्राइव के किनारों से टकरा रही थीं, आर्यन और ईशानी अपनी छोटी बेटी के साथ वहां टहल रहे थे। वे ठीक उसी जगह पर रुके जहां उनकी पहली मुलाकात एक खराब गाड़ी और एक टूटी हुई उम्मीद के बीच हुई थी, जो यादगार थी। उनकी बेटी ने रेत पर अपना नाम लिखा और खिलखिलाकर हंस पड़ी, जिसकी आवाज में भविष्य की एक नई और सुंदर गूंज साफा सुनाई दे रही थी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए ईशानी की ओर देखा और उसकी आंखों में प्यार का सागर उमड़ पड़ा। ईशानी, क्या तुम्हें याद है जब तुमने मुझसे कहा था कि मेरे साथ चलो? उस एक पल ने मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी थी, आर्यन ने भावुक होकर कहा। ईशानी ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया और समुद्र के क्षितिज की ओर देखते हुए कहा कि वह तो केवल एक माध्यम थी, असल में तो ईश्वर उन्हें मिलाना चाहते थे। उसने महसूस किया कि किस्मत का खेल कितना अजीब और अद्भुत होता है, जो आपको वहां ले जाता है जहां आपकी रूह का असली मुकाम होता है। उनकी कहानी अब लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। जीवन के इस लंबे सफर ने उन्हें सिखाया था कि ऊंची इमारतें और बैंक बैलेंस कभी भी इंसान की असली पहचान नहीं हो सकते, बल्कि उसका व्यवहार ही असली धन है। उन्होंने तय किया कि वे अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी यही संस्कार देंगे कि कभी किसी गरीब का मजाक न उड़ाएं, क्योंकि वक्त का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। अंधेरी रात के बाद
जो सवेरा आता है वह उन लोगों के लिए और भी कीमती होता है जिन्होंने अंधेरे में जलना सीखा हो। उनका प्यार अब एक अमर दास्तां बन चुका था। समाज में अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा था और लोग केवल हैसियत नहीं बल्कि काबिलियत को तवज्जो देने लगे थे, जो आर्यन और ईशानी की सबसे बड़ी जीत थी। कई युवा अब आर्यन के पास सलाह लेने आते थे और वह उन्हें हमेशा यही कहता था कि अपनी जड़ों को कभी मत भूलना, चाहे तुम आसमान छू लो। उसने साबित कर दिया था कि एक गरीब लड़का भी अगर चाहे तो अपनी ईमानदारी और मेहनत से दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। यह किस्मत का खेल अब एक सुखद और प्रेरणादायक अंजाम तक पहुंच चुका था। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था और आसमान में सिंदूरी रंग बिखर रहे थे, पूरा मुंबई शहर रोशनी से नहाने लगा था। लेकिन आज वह रोशनी बनावटी नहीं थी। आर्यन और ईशानी के दिलों में जो संतोष था वह दुनिया की किसी भी महंगी चीज से कहीं ज्यादा कीमती और दुर्लभ था, जो उन्होंने संघर्ष से पाया था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और उस परम शक्ति को धन्यवाद दिया जिसने उन्हें हर कदम पर संभाला और सही रास्ता दिखाया ताकि वे भटक न जाएं। प्यार की जीत हुई थी और इंसानियत का परचम आज सबसे ऊंचा लहरा रहा था। महल की बालकनी से शहर को देखते हुए उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी के वे दृश्य याद आए जब वे दोनों अकेले और उदास थे, लेकिन आज वे एक दूसरे के पूरक थे। कर्म और धर्म का यह मिलन ही इस कहानी का असली सार था, जिसने पाठकों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी और उन्हें भावुक कर दिया। त्याग और समर्पण की यह गाथा आने वाले कई सालों तक सुनाई जाएगी, ताकि लोग समझ सकें कि सच्चा सुख कहां छिपा हुआ है। ईश्वर की लीला निराली है और उसका न्याय सर्वोपरि है। यही सत्य है। उनकी बेटी ने जब अपनी नन्ही उंगलियों से आर्यन का चेहरा छुआ तो उसे लगा कि उसके संघर्ष के हर आंसू की कीमत आज उसे मिल गई है और वह सफल है। वह फटी हुई फाइल और वह भूखा लड़का अब केवल इतिहास के पन्नों में थे। वर्तमान में तो केवल एक खुशहाल और समृद्ध परिवार की मधुर गूंज थी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और उस अनंत प्रेम में डूब गए जो समय और स्थान की सीमाओं से परे था और हमेशा रहेगा। किस्मत ने अपना खेल पूरा कर लिया था और परिणाम अद्भुत था। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो जाती है, आर्यन आज भी कभी कभी अपनी पुरानी डायरी पढ़ता है ताकि वह अपनी सादगी और संघर्ष के दिनों को न भूल सके। वह जानता है कि सफलता एक जिम्मेदारी है और इसे बनाए रखने के लिए हर दिन खुद को साबित करना पड़ता है और विनम्र बने रहना पड़ता है। ईशानी उसके लिए पीछे आकर खड़ी हो गई और उसकी खामोशी को समझ गई, क्योंकि वे अब एक ही रूह के दो जिस्म बन चुके थे। उनकी प्रेम कहानी का यह अध्याय अब यहां समाप्त होता है, लेकिन उनकी प्रेरणा सदैव जीवित रहेगी।